So we are continuing part 2 of the chapter The Silk Road. So a couple of years later स्वीन हिडन भी गए. एक्चुअली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है इस चैप्टर का, चैप्टर 8 का, कि जब नरेटर पहुंचते हैं मानसरोवर लेक तो उनको वैसा फीलिंग नहीं आता जैसा कि बाकी लोगों को लगा था जब वो लोग आए थे, है ना, यहाँ पर. तो सबसे पहला इंसान 1900 में कौन आया था? इकाई, आई कैन नॉट सी दिस, इकाई गवागुची, अ जापानीज मॉन्क. तो जब ये आए थे तब इनको तो वो लेक देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए. दूसरे सिवन हिडन भी आए थे, है ना, अ कपल ऑफ इयर्स लेटर, तो उनको भी बहुत खुशी हुई. बट इन्हें ऐसा नहीं लगा. तो उसके बाद ये लोग दार्चन पहुंचते हैं और दार्चन 10:30 PM ये पहुंचने के बाद एक गेस्ट हाउस में रहते हैं. पर वो नाइट इनके लिए बहुत ही खराब थी. Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more. मुझे बुरी तरह से कोल्ड हो गया था, इतनी ठंडी हवा थी. Though if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. और मैं जो भी herbal tea पी रहा था वो गया नहीं. One of my nostrils was blocked again, and as I lay down to sleep, I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. और मेरा एक नाक बिल्कुल बंद हो गया था और वैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होता है वहां, तो मुझे लग रहा था कि मेरे दूसरे नॉस्ट्रल से मुझे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. My watch told me I was at 4,760 meters. It wasn't much higher than Ravu, and there had been gasping for oxygen several times every night. I'd grown accustomed to these nocturnal disturbances by now. जो रात को disturbances होती थी, nocturnal मतलब, but this still scared me. Tired and hungry, I started breathing through my mouth. After a while, I switched to single nostril power, which seemed to be admitting enough oxygen, but just as I was drifting off, I woke up abruptly. जैसे ही मुझे नींद आ रही थी, मैं अचानक उड़ गया. Something was wrong. My chest felt strangely heavy and I sat up, a movement that cleared my nasal passages almost instantly and relieved the feeling in my chest. Curious, I thought. अचानक मेरे जो नाक था वो खुल गया, चेस्ट में जो मेरे ब्लॉकेज लग रहा था वो भी ठीक हो गया. आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन. सेम रिजल्ट. आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉड when something told me not to. It must have been those emergency electrical impulses again. But this was not the same on the previous occasions. This time I wasn't gasping for breath, I was simply not allowed to go to sleep. पर अब मैं सो नहीं पा रहा था, मतलब नाइट्स वर वेरी अनकंफर्टेबल. सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर. आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन. तो जब मैं बैठता था तो मैं सांस ले पाता था, पर मैं लेटता था सोने के लिए तो मुझे सांस नहीं आ रही थी. बट एज सुन एज आई ले डाउन माई साइनसेस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड. साइनसेस मेरे भर जाते थे और मेरी चेस्ट भी मुझे तंग करती थी, या सांस ही नहीं आ रही. I tried propping myself upright against the wall, but now I couldn't manage to relax enough to drop off. I couldn't put my finger on the reason, but I was afraid to go to sleep. But मुझे नींद आ रही थी बुरी तरह, मैं थक गया था. A little voice inside me was saying that if I did, I might never wake up again. So I stayed awake all night. मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं सो गया तो सोते सोते मे बी मुझे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा क्योंकि मुझे इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और मैं कभी नहीं उठूंगा. डिसीजन टुक मी टू डार्चन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग. फिर मुझे वो डॉक्टर के पास ले जाता है, जो मेरा ड्राइवर है. द मेडिकल कॉलेज एट डार्चन वॉज न्यू एंड लुक्ड लाइक अ मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड विद अ वेरी सॉलिड डोर दैट लेड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड. अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि टिस्टन उसको, जो नरेटर है, उसको क्यों लेके जाता है हॉस्पिटल. उसकी जान बचाने के लिए नहीं आता. बहुत ही एक वियर्ड रीजन है टिस्टन के पास. We found the consulting room, which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I had been expecting. No white coat. He looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat. When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist. तो एवर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ को ना पसंद करना. तो उसने बताया कि जब मैंने उसे बताया कि मैं ऐसे सो नहीं पा रहा हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने मेरी
रिस्ट पे जो नसें हैं उसको फील किया. इट इज़ अ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू टिस्टिन. तो उसने टिस्टिन को बताया कि तुम्हें कोल्ड हुआ है. अ कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड का इफेक्ट है. आई गिव यू समथिंग फॉर इट. I asked him if he thought I would recover enough to be able to do the Kora. Oh yes, he said, you will be fine. तो कहते हैं क्या मैं कोरा पूरा कर पाऊंगा? I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. I had a 5-day course of Tibetan medicine which I started right away. और फिर मुझे Tibetan medicine दी गई 5 दिन की, जो मैंने तुरंत स्टार्ट कर दी. I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water. It tasted just like cinnamon. The contents of the lunchtime and bedtime packages were less obviously identifiable. उधर सुबह जो ब्रेकफास्ट के बाद मुझे पाउडर खाने को दिया था वो तो मुझे पता चल गया दालचीनी जैसा था, मगर लंच और डिनर का नहीं मैं पहचान पाया. Both contained small spherical brown pellets. They looked suspiciously like sheep dung. तो शीप की डंग के जैसा वो दिख रहा था जो मैं दवाइयाँ खा रहा था, पर मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था. बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, बट फिर भी मैंने उसको ले लिया क्योंकि मुझे जीना था, है ना. दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली. पर मैं उस दिन बहुत अच्छे से सोया. लाइक अ लॉग. लाइक अ लॉग हम यूज करते हैं जब आप बहुत ही साउंड स्लीप में सोते हो, नॉट अ डेड मैन. वंस ही सॉ दैट आई वॉज गोइंग टू लिव, डिसिजन लेफ्ट मी. और जैसे ही टिस्टन ने देखा कि मैं जिंदा रहूंगा उसने मुझे छोड़ दिया टू रिटर्न टू लासा, लासा जाने के लिए. एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही न्यू दैट इट डिडंट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे. तो कहता है बुद्धिस्ट हूँ मैं और हमें पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तू मर भी जाता, बट ही थॉट इट वुड बी अ बैड फॉर बिजनेस. कहता है मगर ये मेरे बिजनेस के लिए खराब होगा. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता है एग्जाम में. Darchan didn't look so horrible after a good night's sleep. It was still dusty, partially derelict, and punctuated by heaps of rubble and refuse. But the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalayas, commanded by a huge snow-capped mountain. Kurla Mandata, with just a wisp of cloud suspended over its summit. और इस तरह से क्लाउड्स उसके चोटी के ऊपर थे. The town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap, and other basic provisions, as well as the usual strings of prayer flags. ये सारी नॉर्मल चीजें वहाँ पे बिक रही थी. In front of one, men gathered in the afternoon for a game of pool. दोपहर को लोग वहाँ pool खेलते थे. The battered table looking supremely incongruous in the open air, while nearby women washed their long hair in the icy water of a narrow brook that babbled down past by guest house. और गेस्ट हाउस के बाहर से एक छोटा सा झरना बर्फ पीले पानी का था, वहां पे औरतें अपने बाल धो रही थी. Darchan felt relaxed and unhurried, but for me it came with a significant drawback. There was no pilgrims. Darchan में कोई भी pilgrims नहीं थे. ठीक है, बहुत बुरा नहीं लगा मुझे डार्चन उस दिन, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रात को ठीक से सोया था, मगर वहाँ कोई पिलग्रिम्स नहीं थे, देखने लायक जगह नहीं थी. आई हैड बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन द टाउन वाज बस्टिंग विद विजिटर्स. तो वो कहता है कि यहाँ पे बहुत विजिटर्स आते हैं. मैनी ब्रॉट देयर ओन एकोमोडेशन एनलार्जिंग द सेटलमेंट राउंड इट्स एजेस एज दे सेट अप देयर टेंट्स व्हिच स्पिल डाउन ऑन द प्लेन. तो वो कहते हैं कि यहाँ पे खुद ही लोग ना टेंट लगा के रहते हैं. I timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. और ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जब सीजन होता है तब बहुत लोग आते हैं, तो मैं सीजन के एकदम बिगनिंग में आ गया था, जल्दी आ गया था. One afternoon, I sat pondering my options over a glass of tea in Darchan's only cafe. After a little consideration, I concluded they were severely limited. तो फिर मैं ऐसे ही सोच रहा था बैठ के चाय पीते हुए डार्चन में जो एक लौता कैफे था कि यार मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या चीज़ करूँ. तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं दिख रहे थे. Clearly, I hadn't made much progress with my self help program on positive thinking. In my defense, it hadn't been easy with all my sleeping difficulties. But however I looked at it, I could only wait. The pilgrimage trail was well trodden, but I didn't fancy doing it alone. The Kora was seasonal because parts of the route were liable to blockage by snow. तो कोरा जाने के लिए मेरे को लोगों की ज़रूरत थी, तो मैं सिर्फ वेट कर रहा था. अकेले जाना was not a good idea. I had no idea whether or not the snow had cleared, और पता नहीं snow कितनी भरी हुई है. But I wasn't encouraged by the chunks of dirty ice that still clung to the banks of Darchan's brook. मगर वो जो गंदे मुझे दिख भी रहे थे मिट्टी में, बर्फ गंदी, उस वो मुझे डीमोटिवेट नहीं कर रही थी, मैं फिर भी जाना चाहता था. Since
Tristan had left, I hadn't come across anyone in Darchan with enough English to answer even this most basic question. Until that is, I met Norbu. तो वहां पर उसको मिलता है नॉर्बू. नॉर्बू पे भी एक क्वेश्चन आता है बेटा. You should know about Norbu. The cafe was small, dark, and cavernous, with a long metal stove that ran down the middle. The walls of ceiling were wreathed in sheets of multicolored plastic of the stripped variety, broad blue, red and white. तो वो कैफे के बारे में बता रहा है. That is made into stout, voluminous shopping bags sold all over China and in many other countries of Asia as well as Europe. As such, plastic must rate as one of the China's most successful export along the Silk Route today. तो जो सिल्क रूट है जो चाइना से चलता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्लास्टिक जो है बेचा जाता है, और बहुत ही खूबसूरत कलरफुल प्लास्टिक. The cafe had a single window beside which I had taken a position so that I could see the pages of my notebook. I'd also brought a novel with me to help pass the time. Norbu saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table. तो उस टाइम पे एक लड़का था नॉर्बू जिसने मुझे देखा, मेरी किताब देख के वो मेरे पास आ गया. उससे पहले मैं बहुत बोर हो रहा था, हालांकि मैं एक किताब लाया था टाइम पास के लिए, उसी को पढ़ता था. मेरे को इतना भी कोई नहीं मिल रहा था, मेरा ड्राइवर जब छोड़ के चला गया, कि भाई कोई इंग्लिश में मुझसे कोई सिंपल जवाब भी दे दे. तो नॉर्बो आके मेरे ऑपोजिट बैठ जाता है. I didn't think he was from those parts because he was wearing a wind cheater and a metal rimmed spectacles of a western style. तो वो वहाँ का नहीं था. He was Tibetan, he told me, but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences in the Institute of Ethnic Literature. I assumed he was on some sort of field work. तो वो भी आया था वहाँ घूमने. Yes and no, he said. I have come to do the Kora. तो वो कहता है मैं भी कोरा करने आया हूँ. My hat jumped क्योंकि मैं तो चाहता ही था कि कोई मुझे मिले. Noru, who had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years. तो कोरा के बारे में और उसका बुद्धिस्ट इम्पोर्टेंस क्या क्या है उसके बारे में खूब लिख रहा था. नॉर्बू लिख चुका था, तो वो वही करने आया था. ही टोल्ड मी बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ. तो वो खुद उसने कोरा नहीं किया, तो वही करने आया था वो. When the time came for me to tell him what brought me to Darchan, his eyes lit up. वो भी खुश हो गया. We could be a team, he said excitedly. Two academics who have escaped from the library. Perhaps my positive thinking strategy was working after all. My initial relief at meeting Norbu who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. मगर एक प्रॉब्लम थी, मुझे रियलाइज हो गया कि जितना मैं इल इक्विप्ड था वैसे ही नॉर्बू था. हमारे पास पिलग्रिमेज पे जाने पे चीज़ें नहीं थी. He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. Very high up, he kept reminding me, so tiresome to walk. He wasn't really a practicing Buddhist. In it transpired, but he had enthusiasm and he was of course Tibetan. तो वो एक टिबेटियन था, और वो एक बुद्धिस्ट इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो अच्छा मोटा ताज़ा हो गया था, और वॉकिंग तो उससे होनी ही नहीं थी. वो बार बार मुझे रियलाइज करा था. Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. He suggested we hire some yaks to carry our luggage, which I interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all round the mountain. Not possible, he cried, collapsing across the table in hysterical laughter. It wasn't his style, and anyway, his tummy was too big. तो वो कहता है कि याक वगैरह हम ले लेंगे, हम अपना सामान उसमें डाल देंगे, है ना. तो वो ऐसा तो था नहीं, और बहुत पागलों टाइप हंसता वसता है. और फिर वो लोग यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है. तो उन्होंने कैसा ट्रिप किया इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही है. सो थैंक यू सो मच. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आते हैं. पहला नॉर्बू के ऊपर आ जाता है एक क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि डार्चिन में क्या हुआ, और फिर मानसरोवर लेक के बारे में आता है कि मानसरोवर लेक को देख के उनको अजीब क्यों लगा. ही वॉज नॉट दैट हैप्पी, यू नो, जैसा उन्होंने ट्रैवल्स बुक में पढ़ा था. Thank you so much. Click the blue link for MCQs in the description box.